हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। और इसमें ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है, जो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये लेक्चर 18 होगा। ठीक है, 18 होगा, 18 नंबर का लेक्चर है। और ये जो चैप्टर जो चालू किया है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसका 3 है। तो चलिए आगे वन बाय वन मैं इसमें आपको जो टॉपिक लिया है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। इसके पहले सेडिमेंटेशन बताया था, प्लेन सेडिमेंटेशन, और इसमें उसी का ये दूसरा पार्ट है, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। कोगुलेशन के साथ सेडिमेंटेशन करना। ठीक है, तो क्या होता है वो चीज़ों के बारे में वन बाय वन अच्छे से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। पहला जो टॉपिक है उसमें ये बता रहा है कि सेडिमेंटेशन टैंक की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। जब वाटर कंटेंट बहुत ही फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो बहुत ही फाइन हो, तब सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी क्या होगी, वेरी लो होगी। ये चीज़ें हैं। दूसरा वाला पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोर सॉलिड हुआ तो उसकी इफेक्टिवली क्या होगी, इफेक्टिवली बात करें तो वो रिमूव हो सकता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के दौरान, लेकिन कोर सॉलिड हो तो। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पास अलोंग विद द एफ्लुएंट, जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडियल पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है, वो एफ्लुएंट हो जाता है उसके साथ ही। ठीक है, उसके साथ एफ्लुएंट हो जाता है। अभी कोलाइडल डिस्पर्सन क्या होता है, इज डिफाइन एज स्टेबल द डिस्पर्सन सो लिटल और नो टेंडेंसी टू एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एग्रीगेट जो टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल जो स्टेबल, और एक तरह से बोलना चाहता है ये कि कोलाइडल डिस्पर्सन ये है कि एक स्टेबल, जैसा कि एक स्टेबल हो। ठीक है, जब डिस्पर्सन हो और दिखाता हो वो छोटे या एग्रीगेट फॉर्म में दिखा देता हो, तो उसी को बोला जाता है कोलाइडल। For settlement of colloidal particles, aggregations is essential. The aggregation of colloidal particles require. Aggregation of colloidal particles क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायर होता है। तो पार्टिकल डीस्टेबलाइजेशन टू परमिट अटैचमेंट, ये पॉइंट होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उसका डीस्टेबलाइजेशन को अटैच करने का परमिट देता है। एग्लोमेरेशन, इसी को एग्रीगेशन भी बोला जाता है, उसको क्या करता है, डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल को क्या कर देता है, एग्रीगेट कर लेता है। ठीक है, इसी को एग्लोमेरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन मतलब ये आप समझ क्या रहे हैं वो चीज़ें देखिए। कोगुलेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ केमिकल। कोगुलेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर केमिकल को ऐड किया जाए जिससे कोलाइडल डिस्पर्सन हो, जिसका रिजल्ट इन पार्टिकल्स डीस्टेबलाइजेशन हो जाए। ठीक है, कि पार्टिकल डीस्टेबलाइजेशन में उसका रिजल्ट आ जाए जब कोलाइड को डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल ऐड किए जाते हैं, जो क्या बताता है, विच टेंड्स टू कीप पार्टिकल अपार्ट, जो क्या कर देता है, उसको अपार्ट कर देता है, जो पार्टिकल्स है वो अपार्ट रखता है। दिस एडेड केमिकल आर कॉल्ड कोगुलेंट। ठीक है, ये जो केमिकल ऐड किया जाता है इन्हीं को कोगुलेंट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है कोगुलेशन, इसी को बोला जाता है कोगुलेशन। अब जेटा पोटेंशियल क्या होता है, द जेटा पोटेंशियल इज द मेजर टू स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल हायर, द जेटा पोटेंशियल आर मोर स्टेबल इज द पार्टिकल। मतलब ये देखो, सिंपल सा मीनिंग इसका जानते रहो कि ये सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन का मतलब ऐसा केमिकल ऐड किया जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो पार्टिकल है उसकी साइज ज़्यादा हो जा रही है, और साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। सेटल डाउन होने की वजह से उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये उसका प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में ये प्रोसेस किया जाता है। ये यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पर वही चीज़, द पर्पज ऑफ कोगुलेशन इज टू रिड्यूस दिस जेटा पोटेंशियल, जो इसके अंदर जेटा पोटेंशियल है उसको रिड्यूस करने के लिए ये कोगुलेशंस है। द सुटेबल आयन, जो उसमें अंदर सुटेबल आयन होते हैं, यूजुअली प्रोवाइड बाय एल्युमिनियम सॉल्ट और आयरन सॉल्ट। एल्युमिनियम सॉल्ट और आयरन सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, एंड वेरियस पॉलीमर्स को,
विच आर कॉमनली कॉन्ग्लुएंट है। ये क्या है, कॉमन कॉन्ग्लुएंट हैं। एल्युमिनियम सॉल्ट बोलो चाहे आयरन का सॉल्ट लाइम बोलो, ये और या तो पॉलीमर बोलो, ये कॉमन एग्लुएंट हैं, कॉन्ग्लुएंट हैं जो ऐड किए जाते हैं वाटर में और उसके अंदर के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेटल डाउन कराने में। अब मैकेनिज्म क्या है कॉन्ग्लुएंट का, मैकेनिज्म में देखेंगे तो 4 मैकेनिज्म है। एक तो आयनिक लेयर कंप्रेशन, या तो एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, शीप कोगुलेशन या इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग, ये 4 हैं मैकेनिज्म कोगुलेशन की ये 4 मैकेनिज्म हैं। आयनिक लेयर कंप्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, शीप कोगुलेशन और इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग है। अब इसको 1 बाय 1 समझिए। देखिए आयनिक लेयर कंप्रेशन में होता क्या है, इसमें एक चीज़ होता है कि द क्वांटिटी इसकी जो आयंस की वाटर में क्वांटिटी होती है सराउंडेड ऑफ कोलाइडिकल पार्टिकल, मतलब जो चारों तरफ पानी के कोलाइडिकल पार्टिकल होते हैं उनकी आयंस की जो क्वांटिटी होती है वो इफेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं कि रिड्यूस हो सके रिपल्सिव फोर्स, उसके अंदर का जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिड्यूस हो सके। और रिपल्सिव फोर्स जैसे रिड्यूस होगा तो और सब पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा। और जब वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेटल डाउन हो जाएंगे। जब वजन ज़्यादा हो जाएगा ना, जब 2-3 पार्टिकल एक में मैच हो जाएंगे तो कोलाइडिकल जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वही चीज़ बोला था, आयन कॉन्सेंट्रेशन कंप्रेस द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कोलाइड। If this layer is sufficiently compressed, then the particle will grow in size and settle down. उनका पार्टिकल की साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। सेकंड बोला है कि एडजॉर्प्शन या चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, जो उसके अंदर का चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दे या एडजॉर्ब कर दे, ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है ना कि उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेना। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, वाटर का लेयर बन जाना चारों तरफ, जो पार्टिकल्स हैं उसकी चारों तरफ वाटर का एक लेयर बन जाना, मतलब उसको घेर लेना, ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि नेचर रेदर देन क्वांटिटी ऑफ आयंस इज इम्पॉर्टेंट इन सेडिमेंटेशन। ये जो है एडजॉर्प्शन बोले चाहे चार्ज न्यूट्रलाइजेशन बोले, ये इस प्रकार से है कि उसकी जो आयंस होती हैं, आयन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेडिमेंटेशन में। इसमें क्या होता है, इफ़ एलम ऐड करते हैं, अगर एलम ऐड करते हैं, एलम के बारे में भी आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। एलम ऐड करते हैं वाटर में तो इट विल फॉर्म, कौन किस फॉर्म में रहता है, Al3+ में या SO4 में। और ये जो सल्फेट आयन होते हैं SO4 may remains in this form or can be combined with other cations like Mg2+ और सोडियम के आयन हैं, ठीक है, इस फॉर्म में और कंबाइन फॉर्म में रहते हैं जो सल्फेट हैं। हाउएवर एल्युमिनियम 3+ जो है, एल्युमिनियम जो है जब कभी भी विल नॉट रिएक्ट इमीडिएटली अगर रिएक्ट नहीं करती है तो क्या होता है, वंस द चार्ज इज न्यूट्रलाइज free contact of particle is occur, so it will lead to grow in size and thus settling take place। कहने का मतलब कि जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक बार जब न्यूट्रलाइज हो गए तो ऑटोमेटिक वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होना मतलब वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और आराम से क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे आराम से। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि थर्ड वाला स्वीप कोगुलेशन। अब स्वीप कोगुलेशन क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको AlOH थ्राइस बोला जाता है। देखो एल्युमिनियम का 3 आयन से OH का माइनस आयन है तो उससे मिल के बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसी को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये फॉर्म होते हैं एलम के और ऐड किए जाते हैं वाटर को और ये क्या कर देते हैं, स्टिकी प्रेसिपिटेट बना देते हैं। स्टिकी प्रेसिपिटेट मतलब, अब देखो स्टिकी मतलब चिपचिपा, अब जो भी उसमें अंदर पार्टिकल्स हैं वो चिपचिपे हो गए हैं तो एक दूसरे से चिपक के वजन हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। हमारा मेन सेडिमेंटेशन में यही वर्क है कि जो भी उसके अंदर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उन सभी को नीचे सेटल डाउन करा देना। तो सेटल डाउन करने के लिए ही ये कई सारे मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हम उसको सेटल डाउन करा रहे हैं। अब ये स्वीप कोगुलेशन में और पॉइंट क्या बुलाता है, उसकी वजह से स्टिकी प्रेसिपिटेट होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो हैवियर हो जाते हैं,
और हैवियर होने, वाटर से जब अगर हैवी हो जाएंगे तो गेट सेटल्ड हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, देखो वाटर है और उसके अंदर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो जब तक सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर के कंपैरिजन में हल्के होते हैं तो ऊपर रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो हैवी होंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे वाटर के कंपैरिजन में। जब ये क्या हो जाते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा डेंसिटी कब होगी, जब ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे के साथ चिपक के और ज़्यादा वेट हो जाएगा, वाटर का वेट के कंपैरिजन में इनका वेट ज़्यादा होगा तो सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं चौथा वाला, इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। अब देखो ब्रिजिंग से मतलब ही समझ में आ जा रहा है कि पार्टिकल के बीच में एक ब्रिज बन जाना, मतलब उन दोनों में एक लिंक बन जाना, और जब लिंक बन जाता तो ऑब्वियसली वो वेट उसका ज़्यादा होगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो कैसे बन रहा है देखिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स में बी फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम एंड फेरिक सल्फेट डिसोसिएट इन वाटर। जब एल्युमिनियम और फेरिक सल्फेट डिसोसिएट वाटर में होते हैं तब ये लार्ज मॉलिक्यूलर के फॉर्म में बन जाते हैं। मैनी जो कोलाइडल होते हैं वो अटैच ऑन दोज मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन सेटलिंग ऑफ मास। बाद में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करके बता रहा हूँ कि ये क्या हो जाते हैं, मेरा मेन इसमें एम क्या है कि जितने भी उसके अंदर के सॉलिड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उनको सस्पेंड कराना। अगर वो सस्पेंड हो जा रहे हैं तो हमारा सेडिमेंटेशन वाला और कंप्लीट हो गया, और उसमें जितने भी ये पार्टिकल्स सभी को सेटल डाउन कराएंगे। ठीक है, ज़्यादा साइज के होते हैं वो तो स्क्रीनिंग में छट जाते हैं, फिर उसमें जो डिजॉल्व होते हैं या और भी जो होते हैं वो सेडिमेंटेशन के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, बहुत जो स्मॉल होते हैं वो तो ऐसे ही एफ्लुएंट हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, जो स्क्रीनिंग से भी होते हुए पास होकर चले आए होते हैं, उन पार्टिकल्स को सेटल डाउन करा के उसमें से निकाल लिया जाता है कि उसके अंदर ना रहें। अब ये जो ऐड किए जाते हैं वो कोगुलेंट कौन कौन से, कॉमन कोगुलेंट कौन कौन से हैं जो वाटर में ऐड किए जाते हैं। तो पहला तो एलम है, कई बार सुनते आ रहे हैं, कॉपर है, क्लोरीनेटेड कॉपर है, सोडियम एल्यूमिनेट है और लाइम है। ये 5 कॉमन कोगुलेंट हैं जो वाटर में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो डिजॉल्व हो गए हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है या वो हैवी हो जाते हैं और नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एलम है, अब एलम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इसका केमिकल फार्मूला देख लो, Al2SO4 थ्राइस 18H2O है, Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट है। इसका मॉलिक्यूलर अगर वेट की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट 6666 है। कैसे आया देखिए एल्युमिनियम का होता है 27, तो 27 × 2 किया है, फिर SO4 को ब्रैकेट में ले लिया, देखो 3 ये से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, जिसमें सल्फर जो होता है वो 32 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 × 4 कर लिया है, और जितनी वैल्यू आ रही है 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, और इसमें 18 का H2O के साथ करना है मल्टीप्लिकेशन, तो H का 1 होता है तो 2 × 1 और ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को ऐड करके 18 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इनको सॉल्व किया तो 666 ये आ गया। ठीक है, अभी एलम के बारे में और देखिए, एलम रिएक्ट विथ SCO3, जो उसके अंदर के बाइकार्बोनेट होते हैं उसके साथ एलम रिएक्ट करता है और एल्केनिटी है टू फॉर्म AlOH थ्राइस, ये बना देता है, विच इज प्रेसिपिटेट, जहाँ ये प्रेसिपिटेट हैं। दिस अट्रैक्ट अदर फाइन पार्टिकल्स एंड सस्पेंडेड मैटर, दीज ग्रो इन साइज एंड सेटल डाउन, उनकी साइज ग्रो होती है, बढ़ती है, और वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर्मूला भी देख सकते हैं, देखिए किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। देखिए Al2SO4 थ्राइस 18H2O को कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है जिसको परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है, और फिर बाद में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो PPT है, प्रेसिपिटेट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो जो ये PPT है वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कितना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है रिएक्शन के बाद, देखिए 666 ग्राम एल्युमिनियम फॉर्म्स कितना 156 ग्राम ऑफ 2, देखिए 156 ग्राम इतना ये बनाते हैं, तो अभी 1 ग्राम के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो 0.23 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं,
जिनकी हेल्प से हम उसके अंदर के सस्पेंडेड पार्टिकल को साइज में बड़ा करने की वजह से वो हैवी वेट का हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन जब जैसे होता है उसको अलग प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर एंड वाटर बिकम्स कोरोजन। जब परमानेंट हार्डनेस रहता है तो वाटर क्या हो जाता है, कोरोजिव वाटर हो जाता है। अगर आयरन के संपर्क में आया तो कोरोजन हो सकता है। अमाउंट ऑफ कोगुलेंट, अमाउंट जो कोगुलेंट है एलम है उसका अमाउंट डिपेंड करता है टर्बिडिटी एंड कलर ऑफ वाटर। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना एलम की मात्रा देनी पड़ेगी। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक तो टर्बिडिटी और उसके कलर के ऊपर डिपेंड होता है। और पॉइंट ये बोला है कि एलम रिक्वायर्ड एल्कलिनिटी इन वाटर। एलम रिक्वायर होता है किसके लिए, वाटर में एल्कलिनिटी के लिए ये रिक्वायर होता है। नॉर्मल जो डोज दिया जाता है 30 to 10 mg पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 30 से लेके 10 तक नॉर्मल उसका डोज होता है मिलीग्राम। इट इज़ इफेक्टिव इन पीएच रेंज। पीएच रेंज इसका इफेक्टिव होता है 6.5 से लेके 8.5 तक होता है। ये बहुत ही सस्ता होता है और फ्लॉक्स फॉर्म आर स्टेबल। इसके जो फ्लॉक्स फॉर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डी वाटर टू स्लज फॉर्म। ये मतलब ये डिफ़िकल्ट होता है स्लज फॉर्म से इसको वाटर ट्रीट करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एलम ऑल्सो रिड्यूस कलर एंड टेस्ट। एलम उसका क्या क्या रिमूव कर देता है या रिड्यूस कर देता है, एक तो कलर और उसका टेस्ट, ठीक है, ये उसमें कम कर देता है। नोट करके अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, देखिए 1 ग्राम ऑफ एलम गिव्स 0.23 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 ग्राम ऑफ एलम्स के लिए ये है 0.23 ग्राम 239 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.4 ग्राम एलम होता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर बता रहा है। अब एक एग्जांपल देख के देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर तो क्या बोला देखो, एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 12 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इज ट्रीटेड। मतलब 12 इंटू 10⁻³ 6 की बात करें तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बता रहा है वो 1,20,00,000 लीटर की बात कर रहा है। उतना ट्रीट करना है डेली यूजिंग एलम डोज की 16 मिलीग्राम पर लीटर। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ एलम यूज डेली, मतलब डेली कितना क्वांटिटी का एलम यूज किया जाएगा। क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम डेली एंड अमाउंट ऑफ CO2 रिड्यूसेस, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें 1 बाय 1 देखो। पहला नंबर तो आपको पता चल गया कि लीटर कितना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर पता चल गया कि 20 mld है, मीटर लीटर पर डे, इतना लीटर की जरूरत है। अब एलम की क्वांटिटी ये है 16 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो टोटल एलम पर डे के लिए है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 16 तो ये दिया था वो है, ये 12 mld है। 12 mld को भी हमने क्या कर लिया है, जो मिलीलीटर पर ग्राम है उसमें कन्वर्ट कर लिया। फिर बाद में ये मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया है। देखिए मिलीग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया है, तो मिलीग्राम को केजी में 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे और जितना वाटर है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हमें क्या मिल गया, लीटर से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 192 kg एलम कितना यूज होगा, 192 kg। अब आपको पता है कि 1 ग्राम एलम के लिए इतना ग्राम AlOH थ्राइस होता है, दोनों ग्राम है, तो इतना 192 kg, यहाँ पे kg लिखना था, यहाँ पे kg है का, ठीक है। kg एलम के लिए इतना kg हमें क्या चाहिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है। इतना के लिए 44.9 kg फॉर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। 1 ग्राम एलम 0.4 ग्राम ऑफ CO2 होता है, तो इसके लिए इसके अगर CO2 की बात करें तो इतना आ जाता है 76.8 kg ऑफ CO2। ये भी पॉइंट मिल गए। तो इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। जो बार बार इसको पढ़ता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाता है। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।